आप सुन रहे हैं एक कहानी ऐसी भी अनीस के साथ। सब इंस्पेक्टर विवेक को अपनी आंख मलते हुए कांस्टेबल मात्रे ने देखा। मुकेश भी बाहर खिड़की के पास कान लगाए खड़ा था। जनाब, बुरा ना मानो तो उस फ्लैट के बारे में कुछ पूछूं? हाँ पूछो मात्रे। क्या हुआ था सर उधर? ऐसा क्या हुआ था कि वो फ्लैट पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गया? इंस्पेक्टर विवेक के चेहरे पर एक हल्की सिकन देख मात्रे सक पका गया। एक चुप्पी छा गई जो विवेक की आवाज से ही टूटी। मात्रे, ये बात करीब 50 साल पहले की है, जब एक बाबूजी, उम्र लगभग 50 से 55 के बीच रही होगी, वो थाने आए थे। विवेक के अंदर एक तूफान चल रहा था। वो अपनी कुर्सी से उठा और अतीत में चला गया। इंस्पेक्टर साहब, ये घर मैंने तिनका तिनका जोड़कर बनाया है। पहले बैंक की नौकरी के लिए मशक्कत की, उसके बाद पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। पाई पाई जोड़ी, अपने बैंक से होम लोन लिया, तब जाकर मुंबई जैसे शहर में एक खुद का आशियाना बना पाया हूँ। अरे बाबूजी, आपके जज्बातों की मैं पूरी कदर करता हूँ, पर कागजात में आपने ही ये घर अपने बेटे के नाम कर दिया है। कानूनी तौर पर अब वो इस घर का मालिक है। मैंने स्नेहपूर्वक उनको समझाया, पर उसने छल से मेरे हस्ताक्षर लिए। मेरे कैटरेक्ट के ऑपरेशन से ठीक पहले उसने ये बेईमानी की। बाबूजी की आंखें नम होने के कगार पर थी। बाबूजी, अब वो तो आप दोनों का निजी मामला है। आप अपने बेटे पर बेईमानी और 420 का केस कर सकते हैं। अगर कचहरी में ये साबित हो गया तो आपकी जीत होगी और उसकी हार। मैंने तर्क दिया, बेटा, इस उम्र में भला कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना चाहेगा? बाबूजी की आवाज में एक निराशा थी। अगर जीतना ही है तो कोर्ट जाना पड़ेगा बाबूजी, क्योंकि सब कागज आपके बेटे के पक्ष में है। अब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। बेटा, आपके बच्चे हैं? बाबूजी ने मुझसे पूछा। हाँ, एक लड़का है। घर जाकर खेलते हो उसके साथ? बाबूजी, जब कभी ड्यूटी से समय मिलता है तो जरूर खेलता हूं। तो उससे हार कर मजा आता है या जीत कर? मेरे पास बाबूजी की उन बातों का कोई जवाब नहीं था। बेटा, बच्चों को ना खेलना बहुत पसंद है, बस बड़े होकर खेल बदल जाते हैं और उसके नियम भी। उसका ये खेल मेरे जज्बातों के साथ है जो वो बखूबी खेल रहा है। अपने नाम अनुसार मैं बाबूजी की बात पूरे विवेक से सुनता रहा। जा रहा हूं बेटा, तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वो राय दी, पर एक बात याद रखना बेटा, मैं उसी कमरे में रहता हूं और हमेशा उसी कमरे में रहूंगा, हमेशा। गुस्सैल और असहाय सुर में यह कह बाबूजी वहां से चल दिए। अगली सुबह अखबार में खबर आई, एक बैंकर की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। छानबीन करने जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि बाबूजी का एक बेटा और उनकी बहू उन्हें खूब सताते थे। कभी कभी उन्हें उन्हीं के कमरे में बंद करके चले जाते थे। कभी घर के दरवाजे पर ताला लगाकर 2-2 दिन गायब रहते थे। इन्हीं तंग हालतों में एक दिन बाबूजी ने उसी कमरे में खुदकुशी कर ली और उनकी मृत्यु हो गई। कांस्टेबल मात्रे के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ तरस भी था। बेचारे बाबूजी, उम्र भर जिसके लिए इतनी मेहनत की, वही आस्तीन का सांप निकला। मात्रे, अक्सर दिए तले अंधेरा होता है, कह सब इंस्पेक्टर विवेक वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मैं ये सब सुनकर अभी ठीक से अचंभित भी नहीं हुआ था कि तभी मैंने पीछे से किसी को मेरा नाम पुकारते सुना। अरे मुकेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये क्या हालत बना रखी है? मुझे बाहर देख राजेश सर ने हैरानी पूर्वक कहा, तेरी ही गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाने मैं यहाँ थाने आया था और तू यहाँ मटर गश्ती कर रहा है? सर, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने हल्की बदतमीजी से उन्हें पूछा। क्या नहीं बताया? उस फ्लैट के बारे में। क्या जानना है तुझे उस फ्लैट के बारे में? बोल। राजेश सर ने ऊंची आवाज में मुझसे पूछा।
तुझे मारा किसी ने उस फ्लैट में? बता मुझे। नहीं ना? तो क्यों डर रहा है? मैं खुद वहाँ रहता हूँ सतीश सर के साथ। इतना काफ़ी नहीं है तुझे विश्वास दिलाने के लिए कि वो जगह पूर्ण रूप से सुरक्षित है? मैं गर्दन हिलाने के अलावा और कुछ कह नहीं सका। घर चल, हम पढ़े लिखे लोग हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना हमें शोभा नहीं देता। मैं ना चाहते हुए भी उस फ्लैट में चला गया। बच्चों की तरह इमारतों की पहली सीढ़ी से लेकर घर के पहले कदम तक मैंने राजेश सर का हाथ थामे रखा। सर, मुझे अपने साथ ही सुला देना प्लीज। अरे मेरे ऐसे शौक नहीं है, कहे राजेश सर जोर जोर से हंसने लगे। मुझे हाथ से उन्होंने अपनी तरफ बुलाते हुए इशारा किया। उनको बड़ा भाई मान वो रात मैंने उनके साथ चिपक कर सोया और रात में डर के मारे हल्का होने भी नहीं उठा। सुबह हम तीनों ठीक उसी तरह इकट्ठे होकर ब्रांच के लिए समय पर निकल गए। लंच टाइम होने पर अपनी ब्रांच के HR मैनेजर के पास में पहुंच गया। उस समय वो अपना टिफिन खोलने ही वाले थे। 6 फ्लोर लगातार सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैं हाँफ रहा था और सीधा उनके बिना पूछे उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सर प्लीज़ मुझे कोई और क्वार्टर अलर्ट कर दीजिए, मैं उस फ्लैट में नहीं रह सकता। मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज़। आपको दुख में देख जिस प्रजाति का वो खुशी महसूस होती है, शायद उसी का नाम मानव संसाधन डिपार्टमेंट है। मुझे याद ना करते देख उनके चेहरे पर एक आनंद था, एक अजीब सुकून, जैसे बचपन की पढ़ाई, स्कूल कॉलेज का अथक परिश्रम और असंख्य प्रतियोगी परीक्षाएं देने का फल उनके सामने एक परेशान इंसान के रूप में बैठा हो। शुक्र करो तुम्हें मुंबई आते ही स्टाफ क्वार्टर में फ्लैट मिल गया। पता है मुंबई में सर के ऊपर छत होना कितनी बड़ी बात है? हाँ सर पता है, बस आप मुझे किसी और क्वार्टर में भेज दीजिए प्लीज़। क्यों, क्या हो गया वहाँ? क्या तकलीफ है उस फ्लैट में? सर आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। नहीं, कोशिश तो करो बताने की। अपनी ठोड़ी पर हाथ रख उसने कहा। जैसा सब इंस्पेक्टर विवेक ने कांस्टेबल मात्रे को बताया था, ठीक वैसा का वैसा मैंने मानव संसाधन मैनेजर को विस्तार में बताया। सारी कहानी सुनने के बाद कुछ देर उसने अपनी कलमों पर खुजली की, फिर छत की तरफ देखा और खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी के ठीक पीछे एक खिड़की थी जिससे बाहर का नज़ारा दिखता था। ये तो गलत हुआ, ये तो बहुत गलत हुआ मुकेश, पर तुम कर भी क्या सकते हो? एक बार फिर से वो कहानी दोहराने के बाद मेरा गुस्सा उबाल पर था। उसकी ये बात सुन मेरा क्रोध और बढ़ गया। मैं उन बाबूजी के बेटे और उनकी बहू को कुछ नहीं कर सकते हो तुम, कुछ भी नहीं। मेरी बात उसने बीच में काटते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक जटिल मुस्कुराहट थी। क्योंकि उनका वो बेटा मैं ही हूँ। ये कह वो जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। जैसे ही उसकी ये बात मेरे कानों के रास्ते मेरे मस्तिष्क तक पहुंची, मेरी विचार प्रक्रिया सुन्न हो गई। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया और मेरे पैरों को मानो लकवा मार गया हो, और एक शक्तिहीन प्राणी की तरह मैंने मौन रूप धारण कर लिया। तो क्या यही इस कहानी का दुखद अंत होगा, या मुकेश इंसाफ की असंभव सी प्रतीत हो रही इस राह पर और आगे चलता रहेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे थे एक कहानी ऐसी भी, स्टाफ क्वार्टर का रहस्य, अनीस के साथ।